नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक टाइप की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, है ना। और मैंने उसमें आपको ना 2 उदाहरण करवा दिए थे, है ना। कितने? 2 उदाहरण करवा दिए आपको ना। अब देखिए, अब अपन है ना आगे की उदाहरण वगैरह करते हैं ना, पाठ्यनिहित वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे का ना पोर्शन स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं ना। हाँ जी, देखिए अपन क्वेश्चंस करते हैं ना। उदाहरण 3.2 मैंने करवा दिया था ना। उदाहरण 3.3 देखिए अपन, एग्जाम्पल नंबर 3.3, और मेरे पास जो बुक्स है उसमें पेज नंबर है आपकी 72। ये लीजिए। तो डैनियल सेल के लिए ना मानक सेल विभव की बात कर रहा है ना। इसने इलेक्ट्रोड गलत लिख रखा है ना। अरे इलेक्ट्रोड गलत लिख रखा है इसने ना। मानक सेल विभव है ना, ये कितना है? अरे डैनियल सेल का मानक सेल विभव हमने ना कैलकुलेट किया था पीछे, 1.1 है ना वोल्ट ही होता है ना। तो ये सेल विभव है ना, तो क्या कहेंगे कि अपन को क्या दे रखा है इसने? ई नॉट सेल कितना है? 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मानक सेल विभव दे दिया और मानक गिब्स ऊर्जा ना, यानी डेल्टा जी नॉट, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे। एक अभिक्रिया और लिख दी इसने ना साथ में। हाँ, डैनियल सेल में ये अभिक्रिया होती थी, वो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, और इससे इसने बना दिया Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये लीजिए। अब इसको मैं ना सॉल्व करता हूं, देखिए। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका ना। सॉल्यूशन वेरी सिंपल है ना। अरे मानक सेल विभव दे दे और मानक है ना गिब्स ऊर्जा पूछ लिया, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोल दो ना, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोड विभव दे तो बस उसके लिए फॉर्मूला वही सेम है ना। सेल विभव दे तो सेल विभव के लिए फॉर्मूला सेम है। तो क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है? माइनस का NF ई नॉट सेल। ठीक है ना। देखिए यहाँ n का मान कितना है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसने, अरे है ना निकाल दिए, रिमूव कर दिया ना। यहाँ कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और न्यूट्रल हो रहा है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो माइनस का 2 इंटू, देखो फैराडे स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 ना कूलम्ब मोल इनवर्स। और ये देखिए ई नॉट सेल दे रखा है इसने, कितना है? 1.1 वोल्ट। देखिए ये कितना हो जाएगा आपके? माइनस का, है ना, वैसे 96,487 से कर रखा है इसने ना, पर अपन तो कैलकुलेशन से बचने के लिए 96,500 कर लेते हैं ना। देखिए कितना हो जाएगा ये 1 0 तो कट जाएगा ना। 132 और 11 143 का 3 हासिल की, और 22 नंबर 198 102 और 112। ये आंसर आ जाएगा ना 1,12,300। अच्छा 1 लाख नहीं, सॉरी, हाँ 212 हो गया ना। 2,12,000 ना, 2,12,000, 112 नहीं, 212। और किस में आएगा ये? तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा किस में आएगी आपकी? है ना जूल में आएगी ना, जूल मोल इनवर्स, है ना। तो n का तो कोई मात्रक है नहीं, तो इसका मात्रक क्या है? देखो, अरे इसका मात्रक देख लो ना। तो फैराडे स्थिरांक का मात्रक क्या है? कूलम्ब मोल इनवर्स, है ना। मात्रकों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है ना। मात्रकों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ना अरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते भैया ना। मात्रकों का ज्ञान होना जरूरी है ना। तो कूलम्ब मोल इनवर्स, और देखिए आगे ये क्या है? 1.1 वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब क्या होता है? अरे जूल प्रति कूलम्ब होता है भैया ना। अरे वोल्ट पढ़ा हुआ आपने फिजिक्स में, है ना, कि विभव V बराबर W/Q0। W क्या है? कार्य जूल में, Q0 क्या है? आवेश से।
कूलम में, जूल प्रति कूलम। देखो कूलम से तो कूलम कट गया तो क्या बचा, जूल, मोल इनवर्स बचा जूल प्रति मोल, और किलो जूल में आंसर देना चाहो, है ना, तो 1000 का भाग और लगा दो, ये कितना हो जाएगा 212.3, है ना, किलो जूल। आपके दोनों ही दे रखे हैं आंसर, है ना, मोल इनवर्स। हमसे कुछ नहीं बोले तो हमारी इच्छा हम जूल मोल इनवर्स में दे देंगे ना, और अगर वो कह दे किलो जूल मोल इनवर्स में ना दीजिए तो फिर आप 1000 का भाग और लगा दो। क्यों, अरे किलो जूल में चेंज करना है ना जूल को। ये लीजिए, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर क्या कर दिया 3.3, ठीक है ना, सिंपल है, 3 न्यूमेरिकल्स कर ली। अब मैं करता हूं ना पाठ्यनिहित क्वेश्चंस। देखिए आप पाठ्यनिहित, है ना, देखिए पाठ्यनिहित में एक तो मैंने करवाई रखा था पहले ना 3.1 निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ना आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अरे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है अज्ञात, उसको ना SH यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ना अपन ने संयुक्त कर दिया था, और उसको क्या कर दिया था अपन ने मतलब उसके साथ जोड़ के एक गैल्वेनिक सेल बना लिया। अब SH का इलेक्ट्रोड हो तो हमेशा क्या रहेगा, अरे जीरो रहेगा ना, क्या रहेगा जीरो। वो कैथोड का काम करे या एनोड का काम करे। यहाँ मैग्नीशियम है ना, अरे इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो फॉर्मूला लगा दिया था अपन ने क्या कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड का काम कौन कर देगा, SH, ये एनोड का काम कर रहा था, तो बस इसका इलेक्ट्रोड किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा ना। वहां अपन ने x माना था ना, अरे x माना था तो वो -x हो जाएगा बस, ठीक है ना। ऐसे आप है ना ज्ञात कर सकते हो, क्यों SH का इलेक्ट्रोड हो तो हमेशा जीरो ही रहेगा। अब बस जो भी अरे वोल्टमीटर या विभव मापी लगाओगे इसमें जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, अज्ञात इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड विभव की। आगे देखिए, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको ना। 3.3 देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर। अरे ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा था ना अपन ने, विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी, है ना, हाँ, उसका निरीक्षण करके ये कह रहा है 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं ना। अरे फेरस आयन का ऑक्सीकरण करना, फेरस, तो फेरस आयन का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, फेरिक आयन, यानी इसका ऑक्सीकरण करना है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, अरे अपचयक चाहिए भैया ना, सॉरी एक सेकंड भाई, ऑक्सीकरण करवाना ना, अरे फेरस आयन का ऑक्सीकरण करवाना है, इसका मतलब ऑक्सीकारक चाहिए हमको। क्या चाहिए, ऑक्सीकारक। क्या चाहिए, ऑक्सीकारक। और हमको पता है ना, अरे ऑक्सीकारक सामर्थ्य है वो अपचयन विभव का मान बढ़ने पर बढ़ती है ना। इसका मतलब इससे ज्यादा जो अपचयन विभव रखेंगे ना, अरे 3 पदार्थ ऐसे जो इससे ज्यादा अपचयन विभव रखेंगे, किससे, अरे इस वाले अपचयन विभव से ज्यादा ना वैल्यू रखेंगे वो ना, Fe+3 Fe+2 अपचयन विभव ऐसे लिखते हैं ना। तो इस अपचयन विभव से जो ज्यादा वैल्यू रखेंगे ना, तो जिनकी वैल्यू ज्यादा होगी अपचयन विभव की, अरे वो ऑक्सीकारक होंगे, तो वो क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे ना, और खुद का अपचयन कर लेंगे, ठीक है। अपन ने पढ़ा था, अरे लिथियम प्रबल अपचयक था, अपचयक का मतलब सामने वाले का अपचयन करे। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक था, यानी सामने वाले का ऑक्सीकरण करे। इसका मतलब क्या होगा, ये अपचयन विभव या कह दो ये इलेक्ट्रोड विभव कैसा होना चाहिए, कम, है ना, और वो जो पदार्थ 3 पदार्थ पूछ रहा है उनका ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके इसका ऑक्सीकरण करेंगे ना। तो ये तो कोई है ना विशेष बात नहीं है, तो तालिका को देख के बताना था ना, ठीक है ना। ऐसा सवाल आपसे पूछेगा नहीं ये तो ना, हाँ, या इंटरनली आपसे नॉलेज के लिए पूछ रहा है ना, क्या कर सकते हो आप ऐसा ना। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप 3.3 की बात देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन से देखो ना। वैसे मैंने आपको ना, अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ना कैलकुलेट करके बता दिया था ना, फॉर्मूला डेराइव करके बता दिया था मैंने ना। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्या है सुनिए, हाँ जी सुनिए, देखो क्या दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 3.4 और पेज नंबर है आपके 72। ये पाठ्यनिहित है भैया ना, अरे पाठ्यनिहित उदाहरण तो अपन ने कंप्लीट कर लिया ना, अब पाठ्यनिहित कर रहे हैं अपन ना। देखिए क्या कहा है इसने, pH बराबर 10, pH दे दिया सॉल्यूशन का ना, ये लीजिए pH बराबर 10, तो pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। यानी pH दे दिया और पूछ क्या रहा है हमसे, अरे उस विलयन में क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ना H+H2, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कीजिए। ये लो सिंपल सा सवाल है ना। तो हम क्या करेंगे इसका, अरे इसका सॉल्यूशन है ना, क्या हो जाएगा, EH+H2 बराबर क्या होगा, याद करो माइनस का 0.059, ये हो रहा था ना,
इंटू पी एच, यही फॉर्मूला आया था। देखो रखो, माइनस का 0.059, एक सेकंड, 0.059 है ना, इंटू पी एच कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.59, और विभव है तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा ना। अरे विभव है तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा ना। तो ये ऐसे हो जाएगा आपके ना, माइनस का 0.059 इंटू पी एच, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, दशमलव एक स्थान आगे बढ़ गया ना। ये लो सिंपल है। अब आप चाहें तो वो सा ना पूरे से करें तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाफ H2, बस हाइड्रोजन का जो है ना, अरे जो मतलब दाब है ना, प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो तो क्या है 1 है, बस तो उससे आप कर सकते हो ना। मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया ना, अब मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया ना। अगला देखिए आप, उससे अगला है क्वेश्चन नंबर 3.5, देखिए आप ना, क्वेश्चन नंबर 3.5, और पेज नंबर है आपकी वही 72। देखिए क्वेश्चंस क्या है, एक सेल के ईएमएफ का ना, सेल का ईएमएफ बोल दो, सेल विभव बोलो, सेल का विद्युत वाहक बल बोलो ना, एक ही बात है। तो ईएमएफ का परिकलन कीजिए ना, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है ना, और दिया गया है क्या, अरे ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव दे दिया इसने, और वो कितना है 1.05 वोल्ट, कितना है 1.05 वोल्ट, और इसने अभिक्रिया लिखी है क्या, Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस है ना, और इसकी कंसंट्रेशन को लिख दिया इसने 0.002 m, इससे बना दिया इसने Ni प्लस 2, और ये कितना है 0.160 m प्लस 2Ag, और ये कैसा है सॉलिड। ये लीजिए, ये वाली अभिक्रिया दे दी इसने ना हमको। हाँ जी, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, तो n का मान तो कितना है यहाँ, अरे n 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है, देखो आप Ni से Ni प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक Ag प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 Ag प्लस कितने लेंगे 2, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ 2 का। अब देखिए पूछा क्या है हमसे, ईएमएफ का मतलब ई सेल है ना, सेल का विद्युत वाहक बल बोलो, सेल का ईएमएफ बोलो है ना, या फिर आप है ना सेल विभव बोलो, एक ही बात है। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना। देखो प्रोडक्ट सॉलिड वाला तो 1, सॉलिड वाला 1, तो बचा क्या प्रोडक्ट में Ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन, और इसका स्क्वायर। ये लीजिए क्या होगा, ई नॉट सेल कितना है देखिए 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n कितना है देखिए n2 है ना, आगे लॉग, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना है 0.160 अपॉन ये कितना है 0.002, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है बच्चों स्क्वायर है ना। देखिए 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा आपकी लॉग, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 0.160 इंटू है ना, हाँ इंटू क्या 0.160 है ना ये, देखिए, और ये क्या है 0.002 और इंटू 0.002, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये दशमलव, देखो दशमलव के बाद 3 अंक 3 अंक, तो ये वाली दशमलव तो हट जाएगी ना, तो ऊपर क्या बच गया 160 है ना, तो इसको मैं काट दूं, देखो ये 80 बार कट जाएगा,
और यहां से देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, तो क्या करूं मैं, अरे 3 जीरो ऊपर भेज दूं ना, 80,000 हो गया, इसको काटोगे तो ये क्या हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। और 40,000 को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 गुणा 10 की पावर 4, अरे 4 गुणा 10 की पावर 4, तो ये क्या बन गया आपके 4 गुणा, कंप्लीट सॉल्व कर दिया मैंने ना 10 की पावर 4, ये लीजिए। आगे इसको सॉल्व कर लो, देखो ना, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं एक बार ना, हाँ अपन बार बार नहीं लिखेंगे ना, देखिए साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं ना, देखो log 4 गुणा 10 की पावर 4 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके, देखो log m यानी log 4 प्लस 4 log 10, ठीक है, पावर आगे आ जाएगा ना 4 log 10, तो ये log 4 की वैल्यू तो देखो अपन को पता है 0. ना, अरे 60-20 होती है ना, और ये तो 4 बन गया, log 10 का मान 1, तो ये 4.60-20 हो गया ना, 4.60-20 यानी ये हो गया आपके 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके, अरे ये 4.6 है ना, इसको 4.6 मान लो ना, ठीक है ना, अरे 4.6020 ऐसे आएगा ना, पर उसको ना अपन ने अप्रोक्सीमेटली इतना मान लिया ना, जिससे काटने पीटने में आना आसानी रहेगा ना, 2 से काटोगे 2.3 है ना, ये लो। अब इसको है ना एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो 23 से, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपके, ये 1.05 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 207 115 23 हासिल की 20 23 पंजे 115 और 20 135 का 5 हासिल की 13 1 2 3 4, ये लीजिए पॉइंट है ना 13 है ना, तो 0.13 का मतलब ये कितना हो जाएगा 0.92 के आसपास हो जाएगा भैया ना, अरे कितना 0.92 ना, अरे 0.13 है ये है ना, 1.05 है ना, एक तरीके से वो 13 पैसे हैं, ये 5 पैसे है ना, 13 पैसे में से 5 गए तो कितने बचे 8 पैसे और घटा दो ना, तो ये 92 पैसे बच गया ना, हाँ तो 0.92 और किसमें वोल्ट, हाँ ये लो ई सेल, ठीक है ना, एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना ना, वैसे मैंने कैलकुलेशन सही की है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, फिर आगे अपन है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे भैया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए तो उदाहरण पाठनीति तो मैंने ना साथ साथ करवा दिया आपको ना, अब तक मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए थे आपको ना, हाँ बायोमोलिक्यूल में तो कोई है ना ऐसे पीछे कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है ना, उदाहरण वगैरह उनमें ना, वो तो क्यों एक थ्योरेटिकली चैप्टर है वैसे है ना, इसलिए हाँ जी देखिए हाँ जी देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही है सेम है ना, देखिए एक सेल क्वेश्चन नंबर 3.6 वही 72 पेज पे है ना, वही पाठ्य निहित है ना, हाँ ये भी पाठ्य निहित है ना, ये लीजिए
देखिए एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल है उसमें ये अभिक्रिया हो रही है ना 2Fe+3 है ना, आपकी बुक में दे नहीं रखा है ना, अरे बुक्स में दे नहीं रखी है रिएक्शन है ना, हाँ मैं लिख रहा हूं देखो ना, एक्वस प्लस 2I- एक्वस, और इससे बन रहा है आपके 2Fe+2 एक्वस प्लस I2 सॉलिड, I2 सॉलिड। देखिए और हाँ आगे लिखा है इसने 200 है ना का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल दे रखा है ना, E0 सेल यह है 0.236 वोल्ट। ये लीजिए आगे क्या कहा है, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, यानी एक तो डेल्टा G0 ये कैलकुलेट करनी है ना, और एक साम्य स्थिरांक Kc, साम्य स्थिरांक का मतलब Kc, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं ना। ये सेल अभिक्रिया दे रखी है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनिए। हाँ जी ये देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले डेल्टा G0, देखिए डेल्टा G0 बराबर क्या होगा, माइनस का NF E0 सेल। देखिए माइनस का N, देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, देखो अरे एक Fe+3 है ना, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन एक Fe+3 ने, तो यहाँ कितने हैं, दो, तो दो से गुणा कर दो, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहाँ देखो एक I पर क्या है, एक माइनस, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में, तो एक I- एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दो I- क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये है ना, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हुआ, ट्रांसफर तो कितने का है, दो का। फैराडे स्थिरांक की वैल्यू कितनी है, 96,500 इंटू E0 सेल कितना है, देखो अरे 0.236। देखिए अब इसको आ गया ना, अरे इसको कैलकुलेट कर लो ना, देखिए कितना हो जाएगा ये सोनू, अरे यहां से देखो दशमलव को हटाओगे ना, दशमलव को हटाओगे तो 2 0 तो कटे जाएंगे वैसे है ना, क्या बचेगा 236 को इससे गुणा कर दो 472, ये लो 472 है ना, और ये क्या बच गया आपके 965, ये लो है ना, वैसे 2.36 है, क्यों 2 0 काटे अभी तो अपन ने ना, हाँ 2.36 बन गया ये। हाँ जी ये इतना आ रहा है ना, यानी 45,548, और किस में आएगा, वो जूल मोल इनवर्स में ही आएगा ना, किस में आएगा बच्चों, जूल मोल इनवर्स में है ना, किस में आएगा, जूल मोल इनवर्स में आएगा आपके ना। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपको ना, हाँ एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। अगला देखिए, ये तो फर्स्ट हो गया आपके ना, सेकंड वाला सवाल क्या है आपके, है ना, साम्यावस्था स्थिरांक Kc। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, E0 सेल बराबर क्या था अपने पास, अरे 0.059 अपॉन n और log Kc था हमारे पास है ना। देखिए E0 सेल कितना है 0.236 बराबर कितना है 0.059 अपॉन n कितना है, n 2 है ना, अरे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है ना, और ये क्या हो रहा है log Kc। जो log Kc बराबर क्या होगा सुनिए, log Kc बराबर 0.236 इंटू 2 अपॉन 0.059, ठीक है ना। अब देखो 236 से इसको गुणा कर लो, ये तो 472 हो गया, और देखो दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म हो गया ना, ये लो मैं दूसरे पेन से करता हूं ना, ठीक है, दशमलव से दशमलव तो हट गया ना, अरे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये तो दशमलव से दशमलव तो हट गया,
ये लो, तो ये 472, इसमें कितने का भाग लगाना आपको, 59 का भाग लगाना ना। 60 का मान लो, 60 को ना 60 को आप कर दो कितने से, 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 48 है ना, 8 से गुणा करोगे तो इसको ना 8 से गुणा करोगे तो 8 नाम 72 का 2 हासिल की 7, 8 पंजे 40 और 7 47। ये लो, ये तो सीधे सीधे हो गया ना। अरे 472 को 59 से काटोगे ना, सॉरी हाँ 59 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 8 बार, देख लो ना। अरे 8 नाम 72 का 2 हासिल की 7, 8 पंजे 40, 7 47, 8 बार है ना। तो ये कितना हो गया आपके लॉग केसी बराबर कितना हो गया बच्चों, अरे 8 हो गया। तो केसी बराबर क्या करोगे आप, अरे केसी बराबर है ना, इसका एंटी लॉग लोगे आप है ना, अरे इसका एंटी लॉग लोगे आप है ना। ये बताया था मैंने, लॉग केसी थोड़ी ना पूछा उसने तो हमसे केसी पूछा है ना, तो अपन क्या कहेंगे, एंटी लॉग लेने पर है ना, एंटी लॉग लेने पर देखिए ये तो कट जाएगा लॉग, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, अरे एंटी लॉग, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, किसी को दिक्कत है क्या, अरे 8, ये लो, अरे एक सेकंड इसको मिटाता हूं मैं ना, केसी बराबर एंटी लॉग 8 और इसके आगे मैं 0.0 लगा दूंगा ना, 8.0। ये लो, देखो कैसे करोगे आप, अरे अपन ने क्या सीखा था कल ही कि एंटी लॉग जब भी सॉल्व करना है प्लस वाला है ना, तो दशमलव से पहले है ना। अब आपको 8 में दिख नहीं रहा ना, आगे कुछ भी है ना दशमलव वगैरह, अरे तो हम लगा सकते हैं दशमलव लगा के 0, 0 कितनी लगा लो, इसे 8 के आ गया ना, तो भी 8 ही रहेगा, पर हमने हमारे समझने के लिए ना 0 लगा दिया। तो अब क्या हुआ, दशमलव से पहले वाली डिजिट है उसको तो कहां भेजेंगे, 10 की पावर में, ये लो 10 की पावर में भेज दिया मैंने, और आगे दशमलव के बाद क्या है 0, तो दशमलव के बाद वाली जो डिजिट है वो किस लॉग का मान है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे तो हमको पता है लॉग 1 का मान 0 होता भी है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरे 1 गुणा 10 की पावर 8, 1 से गुणा करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 गुणा 10 की पावर 8 का मतलब 10 की पावर 8 ही है ना, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको ना 3.66 क्वेश्चंस करवा दिए है ना, और 3 उसमें करवा दिया आपको ना, टोटल 9 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको ना, यानी वैद्युत रासायनिक सेल से रिलेटेड मैंने सारे उदाहरण और पाठनीय सवाल करवा दिए आपको ना। अब हमारा चलेगा वैद्युत अपघटनी सेल, देखिए उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए तो हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया इसमें ना, यानी आपका 1/3 पोर्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का ना। 6 नंबर का चैप्टर है, तो लगभग ये माने अपन है ना कि 2 नंबर का है ना, तो क्वेश्चन यहां से हो ही जाएगा ना, मतलब हो ही जाएगा, क्या होगा ही उल्टा, ज्यादा भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है ना। जैसे 3 का इधर से दे दे, 2 का वैद्युत अपघटनी सेल में से दे दे मान लो ना, 5 और 1 नंबर का उधर से दे दिया आपके ना, बैटरी आएंगी उसमें से ना, ऐसे करके 6 नंबर है ना। तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जरूर यहां से, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं बच्चों ना। देखिए हम आधे सिलेबस की तरफ है ना, आधे से ज्यादा है ना, लगभग 60% सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जल्दी करने वाले हैं ना। 1/3 पोर्शन इस चैप्टर का हो गया, 1/3 और हुआ बस, उसके बाद पीछे वाले में तो ज्यादा कोई खास नहीं है ना, है तो 1/3 जैसा, पर वो थ्योरेटिकल है वो है ना, वो 2 दिन में हो जाएगा आपके ना, 2 क्लासें लगी, 2 क्लासों में हो जाएगा ना। अब हमारा चलेगा वैद्युत अपघटनी सेल है ना, यहां से भी न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। अब तो अरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में नीट जेईई वगैरह में सारे इंपॉर्टेंट ही रख लिए अब तो ना, कोरोना की वजह से हटाई रखा है इनको। अरे वो थ्योरेटिकल चैप्टर थे उनको तो हटाई रखा है, बस ये बायोमोलिक्यूल को थ्योरेटिकल मान लो बस है ना, बाकी तो सारे समझने की है ना, 11th में 12th में सारे ही है ना आपके अच्छे टॉपिक हैं सारे है ना। ये लीजिए देखिए, अगली हेडिंग है अपनी विद्युत अपघटनी सेल है ना। कौन से सेल? विद्युत अपघटनी सेल। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। देखिए सुनिए, हाँ जी, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, यानी इन सेलों में क्या होता है, एक एस्वोथर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है भैया ना। अब एस्वोथर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, अरे उसको है ना अपन को संपन्न करवाना पड़ेगा, एनर्जी वगैरह देखिए ना। तो यहाँ बाहर से है ना, अरे जो बैटरी है ना, मतलब जो एनर्जी का सोर्स लगाते हैं वो बैटरी लगाते हैं ना इस सेल में। तो क्या कहेंगे कि ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा किसमें, अरे रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, या कह दो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कौन से सेल कहलाते हैं? वैद्युत अपघटनी बोल दो या विद्युत अपघटनी, अरे वैद्युत बोलो एक ही बात है ना। तो क्या कहेंगे कि ऐसे सेल जिनमें ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है ना, रूपांतरण होता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल जो है ना, इनमें क्या होता है, एक एस्वोथर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा ना। अरे बैटरी लगा के, एक्सटर्नल सोर्स है ना, बाहर से जो सोर्स लगाया जाता है ना, वो क्या है, बैटरी। तो क्या कहेंगे, इन सेलों में एक अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को इलेक्ट्रोडों पर संपन्न कराया जाता है ना, संपन्न होती नहीं है ना, तो संपन्न कराया जाता है। जिससे विद्युत ऊर्जा पदार्थों की विद्युत ऊर्जा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित। अब देखिए डेनियल सेल की बनावट कैसी है ना, ये लीजिए, तो ये बनावट देखिए यहां ना, यहां एक ये पात्र होता है ना ऐसा,
उसमें ऐसी धातु की दो छड़ें हैं ना लगी हुई हैं, ये लीजिए। और इस पात्र में क्या है, गलित या फिर कह दो ना जलीय विलयन, गलित विलयन या फिर जलीय विलयन किसका, विद्युत अपघट्ट का, यानी विद्युत अपघट्ट का ना, या तो गलित, गलित का मतलब पिघला हुआ ना, उसको पिघला हुआ ना विद्युत अपघट्ट को, या फिर उसको जल में घोल दो ना, जलीय विलयन। ये क्या है आपके, अरे ये धातु की छड़ है भैया ना, ये क्या है, धातु छड़, मेटेलिक रॉड, और ये भी क्या है, धातु छड़ ना, ये लीजिए। धातु छड़, मेटेलिक रॉड, ये लीजिए। देखिए ये दोनों जो है ना, दोनों छड़ें हैं वो एक बैटरी के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं भैया ना, एक बैटरी के द्वारा। ये लो, ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी, ये लीजिए। देखिए ये बैटरी की ये कौन सी प्लेट है, अरे ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चों ना, कौन सी है ये पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो छड़ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना, अरे वो एनोड का काम करती है भैया ना, अरे किसका काम करती है, एनोड का। तो ये किसका काम करेगी, एनोड का, और ये वाली छड़ किसका काम करेगी, कैथोड का। यानी यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, अरे एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों ना, और कैथोड पर क्या होता है, अरे कैथोड पर रिडक्शन होता है ना। O का मतलब ऑक्सीडेशन, R का मतलब रिडक्शन, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि वैद्युत अपघटनी सेल में ना, एक पात्र में विद्युत अपघट्ट का गलित विलयन या जलीय विलयन होता है, उसमें धातु की दो छड़ें डूबी हुई होती है ना, जिनको एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है ना, डीसी स्रोत बैटरी, उसके द्वारा जोड़ दिया जाता है ना। अब एक धातु छड़ है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड का काम करती है, दूसरे पे रिडक्शन होता है, वो कैथोड का काम करती है ना। ये लीजिए, तो ये इसकी बनावट होगी ना, अरे ये इसकी क्या होगी बच्चों, बनावट। अब क्या होगा सुनो, अब इसकी हम देखते हैं ना फंक्शनल एक्टिविटी, क्या फंक्शनल एक्टिविटी है इसकी है ना, अरे ये काम कैसे करता है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, फंक्शनल एक्टिविटी है ना, या इसकी मैकेनिज्म बोल सकते हैं ना, चाहे तो क्रियाविधि है ना, वैद्युत अपघटनी सेल की क्रियाविधि है ना, फंक्शनल ठीक है ना, एक्टिविटी। ये लो, है ना, और चाहो तो हिंदी में ऐसे बोल दो कार्यविधि, ये लो ना। अब किसकी चल रही है, अरे हमारा सेल ही कौन सा चल रहा है, वैद्युत अपघटनी सेल चल रहा है ना, ये लो। देखो इसकी कार्यविधि क्या है सुनिए, इसमें होता क्या है भाई, वैद्युत अपघट्ट है, और वैद्युत अपघट्ट तो हमको पता है अरे आयनों में टूट जाता भी है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अरे इस बैटरी से है ना, बैटरी से क्या करेंगे, इस सेल में धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो सेल में भरा हुआ जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ है वो अपने आयनों में अरे वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो एक बार, है ना। क्या होगा, इस सेल में डीसी स्रोत है ना, अरे बैटरी डीसी स्रोत होता है ना। अरे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि विद्युत धारा दो प्रकार की है ना, एक डायरेक्ट करंट जिसको आप क्या कहते हो दिष्ट धारा ना, और एक अल्टरनेटिंग करंट जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हो ना। तो बैटरी जो है वो डीसी स्रोत है ना। तो क्या कहेंगे, इस सेल में डीसी स्रोत, डीसी स्रोत का मतलब बैटरी, ये लो, बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर
विद्युत अपघट अपने आयनों में वियोजित हो जाता है ना, वियोजित हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं ना, जिसे विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये लीजिए, तो ये विद्युत अपघट्ट क्या होगा, अरे आयनों में टूट जाएगा ना, जैसे धनायन है ना, ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, ऐसे है ना, ऐसे धनायन, ये ऋणायन है ना, धनायन ऐसे टूट जाएगा या ना, ठीक है ना। अब ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया से जो आयन बनेंगे ना, धनायन और ऋणायन, ये क्या करेंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे भैया ना, किधर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे ना। जैसे धनायन है वो किधर जाएगा, अरे ऋणायन की तरफ। तो देखो, अरे ये वाला है ना, इस पे कैसा, अरे इस पे नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, अरे ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ना, ये तो किधर जाएगा, अरे ये तो जाएगा इधर, किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है ना, और ये पॉजिटिव वाला है वो किधर जाएगा, अरे नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो एक तरीके से क्या हुआ कि धनायन तो जा रहा है किधर, कैथोड की तरफ है ना, कि जो क्षण कैथोड का काम कर रही है उसकी तरफ तो धनायन जा रहा है, और जो एनोड का काम कर रही है उसकी तरफ कौन जा रहा है, ऋणायन जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया से बनने वाले जो आयन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं भैया ना, यानी खुद पर अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, खुद पे अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, वो सॉरी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, देखो कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको कभी, है ना, अरे आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं है ना। कैसे, देखो, अरे धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, धनायन को क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायन। और देखो कैथोड, अरे कैथोड की इंग्लिश ये है ना, ऐसे एनायन, देखो एनायन, अरे एनायन, ऋणायन को इंग्लिश में एनायन बोलते हैं ना, और ये क्या है, एनोड। देखना बच्चों, अरे धनायन कहां जा रहा है, धनायन का मतलब कैटायन कहां जा रहा है, कैथोड पे। तो कैटायन गया कैथोड पर, तो देखो सी, अरे एक जैसा काम हो गया ना, कि कैटायन जाएगा कैथोड पर, और देखो ऋणायन को एनायन बोलते हैं। देखो ऋणायन कहां जा रहा है, अरे ऋणायन कहां जा रहा है, एनोड की तरफ। तो क्या कहेंगे, एनायन जाएगा एनोड पर। तो अगर हमसे कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना आपको, इंग्लिश याद है तो कैसे, कि एनायन जाएगा एनोड पर, कैटायन जाएगा कैथोड पर, बस ए सी गया सी पर, ए गया ए पर, यानी एनायन गया एनोड पर, कैटायन गया कैथोड पर। ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको ना, कि भाई किस आयन को कहां भेजना है। अब देखो इन आयनों के ऊपर क्या है, चार्ज, और वो चार्ज, अरे चार्ज दुख का कारण होता भी है ना, अरे चार्ज कोई सा ही हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो ना, चार्ज दोनों ही दुख के कारण है ना। अरे हमारे ऊपर भी चार्ज आ जाए, पैसे बहुत सारे आ जाए, हाँ तो चार्ज, अरे नेगेटिव चार्ज आ गया केमिस्ट्री के हिसाब से ना, कंगाल हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों ही स्थिति खराब है, कंगाल हो गए, क्या करें ना, दिमाग काम नहीं करेगा, पैसे बहुत सारे आ गए, अब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्या करें, पैसों का रखे क्या करें ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं है ना, कोई प्लॉट लेते हैं, ये लेते हैं, दुकान मकान कुछ भी करते हैं ना, गाड़ी घोड़े कुछ भी लेते हैं ना, हाँ, अरे होता है नहीं। तो चार्ज दोनों ही कैसे हैं, दुख के कारण, पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आया ना। तो इसका मतलब ये आयन भी क्या करेंगे, अरे चार्ज ज्यादा आएगा तो आप क्या करोगे उसको, अरे चार्ज को हटाने की कोशिश करोगे ना, चार्ज को ना, ये चार्ज गायब हो जाए, अरे कमी होगी प्लस आ गया, पैसे है ना इधर उधर से आ जाए, कहीं से आ जाए ना, कर्जा वर्जा खत्म हो जाए ना, तो चार्ज को क्या करते हो आप, अरे हटाने की कोशिश करते हो ना। ऐसे नेगेटिव चार्ज आ गया, पैसे बहुत सारे, क्या करें ना, इन्वेस्टमेंट कर दो कुछ भी है ना, तो चार्ज को हटाने की कोशिश कर रहे हो ना। तो ऐसे आयन भी क्या करेगा, अरे जो अपना चार्ज है ना, उस चार्ज को खोना चाहेगा, डिस्चार्ज होना चाहेगा ना। तो एनायन जाता है एनोड पर, कैटायन जाता है कैथोड पर, और वहां जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं दोनों ही है ना, बस। तो इससे क्या होगा, अरे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो आगे मैं लिखता हूं, देखो यहां से, इसके बाद हाँ जी, है ना, यानी विद्युत अपघटन, तो क्या कहेंगे अपन, विद्युत अपघटन प्रक्रिया से जो आयन बने ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे ना, और जाके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज, जिससे एनोड पर क्या होगा, अरे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन
प्रक्रिया से बने आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं ना, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों पर विसर्जित हो जाते हैं ना, विसर्जित हो जाते हैं, जिससे है ना, जिससे विसर्जित हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर क्रमशः ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया क्या होती है बच्चों? अरे संपन्न होती है ना, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होगा ना, ये मैंने आपको लिख ही दिया ना। कल अपन थोड़ा सा देखेंगे तो ना, अरे वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल में एक अंतर देख लेंगे ना। वैसे तो अंतर में कोई विशेष बात नहीं है ना, ठीक है ना। और फिर कल अपन है ना ये वैद्युत अपघटन प्रक्रिया समझेंगे। इससे है ना अपन जैसे है ना गलित विलयन भी लेंगे, एक जलीय विलयन भी लेंगे ना, एक ही उदाहरण लेके उसको समझेंगे ना। फिर वैद्युत अपघटन प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ना, या इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो किस किस पे डिपेंड करता है ना, वो पढ़ के फिर हम वैद्युत अपघटन की मात्रात्मक पक्ष यानी फैराडे के नियम की तरफ ना आगे बढ़ जाएंगे ना। फैराडे के नियम इंपॉर्टेंट है, दो ही नियम है ना, एक फैराडे का प्रथम नियम और एक फैराडे का द्वितीय नियम। ऐसे धीरे धीरे करते करते है ना इस चैप्टर को जल्दी करेंगे ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। अगर क्लास अच्छी लगे है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अच्छे से है ना। हाँ भाई, हमारा परिवार धीरे धीरे ना लगातार बढ़ता जा रहा है ना, 519 सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने है ना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना। अब हम अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी एमीन्स को है ना, ठीक है। चलिए।